Welcome back to my channel, guys. Today we are going to do the easiest chapter in geometry, that is trigonometry. Trigonometry chapter काफी easy है, लेकिन वो easy तब होगा जब आप इन formulas को याद कर लेंगे. ठीक है, ये chapter में अगर आपको formulas नहीं आते हैं तो ये chapter आप solve नहीं कर पाओगे. तो आपको अगर ये chapter बहुत अच्छे से solve करना है, एकदम easy हो जाए. इनफैक्ट आपकी टेक्स्ट बुक में, ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक में 7 चैप्टर्स हैं. ये 7 चैप्टर्स में से सबसे इजी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है. इट इज इजियर देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, ये इजी कब होगा जब आपको ये सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट जो मैं इस वीडियो में बना रहा हूँ ये आपको याद हो जाएगी तब. ठीक है, तो सबसे सबसे पहले जो फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज ये है बेसिक फॉर्मूलाज जो हमने 9th स्टैंडर्ड में किए थे. 9th स्टैंडर्ड में हमने ये सारे फॉर्मूलाज किए थे. साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट. साइन का फॉर्मूला इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो, टेन का ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सिमिलरली उसके सामने मैंने और 3 फॉर्मूलाज लिखे जो एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है. मैंने साइन के सामने कोसेक लिखा है, कॉस के सामने सेक लिखा है, टेन के सामने कॉट लिखा है. इसका फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन हाइपो है. यहां पर सेम फॉर्मूला इन्वर्ट हो गया है, उल्टा हो गया है. हाइपो अपॉन ऑपोजिट. यहाँ पर एडजेसेंट अपॉन हाइपो है, यहाँ पर हाइपो अपॉन एडजेसेंट है. सिमिलरली यहाँ पर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, यहाँ पर एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट है. आपको जब भी फॉर्मूलाज लिखने हैं या लर्न करना है तो हमेशा पहले ये 3 फॉर्मूलाज को साथ में लिखो. ये बोलने में भी आसान होता है. साइन, कॉस, टेन, ये हमेशा आपके मुंह से निकलेगा. साइन, कॉस, टेन. उसके सामने जब आप 3 फॉर्मूलाज बोलोगे तो हमेशा प्रैक्टिस करो कि आप अपने मुंह से कोसेक, सेक, कॉट इसी सीक्वेंस में आंसर निकालो. साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट. अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद हो गए तो इजीली पता रहेगा कि साइन का उल्टा कौन है, कोसेक. कॉस का उल्टा कौन है, सेक. एंड टेन का उल्टा कौन है, कॉट. वंस यू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज यू कैन इजीली रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज. ये हमारा फॉर्मूला लिस्ट नंबर 1. इसे आप अपने बुक में लिख लीजिए, कहीं पर चार्ट बना दीजिए और इसको इतनी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए जैसे आपको टेबल्स याद होता है वैसे आपको ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. काफी इजी फॉर्मूलाज है और ऑलरेडी आपने ये 9th में किया है तो आपको ये समझने में भी डिफिकल्टी नहीं होगी. अब इन फॉर्मूलाज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या. जैसे साइन थीटा की बात करें तो जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इट इज ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन व्हिच ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स. यानी कि आपको जो भी ट्रायंगल दिया गया है या इस चैप्टर में जितने भी ट्रायंगल्स है वो सारे ट्रायंगल्स कौन से है, राइट एंगल ट्रायंगल्स. उसमें से एक एंगल 90 डिग्री है. सारे ट्रायंगल्स में एक एंगल 90 डिग्री है. बचे 2 एंगल्स. वो जो बचे हुए 2 एंगल्स है वो क्या है हमारे, थीटा. थीटा आर द रिमेनिंग एंगल्स. थीटा ये भी हो सकता है और थीटा एंगल आर भी हो सकता है. अगर मैं ये ट्रायंगल लूं, ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इस ट्रायंगल में थीटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी एंगल दिया हुआ है दैट इज 90 डिग्री. और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज. ठीक है, ये आपको कभी नहीं भूलना है. हाइपोटेन्यूज की पोजीशन ट्रायंगल में कभी भी चेंज नहीं हो सकती. वो हमेशा उसकी पोजीशन 90 डिग्री के सामने ही होगी. अगर ट्रायंगल यू बनाया गया है और 90 डिग्री यहाँ पर है तो उसके सामने अगर ये एंगल है साइड ए बी है तो आपका हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा, साइड ए बी. यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज कौन है, साइड पी आर. यस. अगर हम एंगल आर को थीटा कंसीडर करें, क्यू को ना कंसीडर करें, हम अगर एंगल आर को कंसीडर करें तो जब मैं साइन थीटा लिखूंगा तो यहाँ पर थीटा कौन है, एंगल आर. तो मैंने पहले फॉर्मूलाज लिख दिए. साइन थीटा के फॉर्मूलाज क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपो. जब मैं साइन आर लिखता हूं, साइन आर, अब मैंने थीटा की जगह उसके एंगल का नाम लिख दिया. उसका एंगल कौन है, आर. तो उसके ऑपोजिट में कौन है, थीटा के ऑपोजिट में कौन है, साइड पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज मेरा सेम है पी आर. तो जब मैं साइन आर लिखता हूं तो साइन आर की वैल्यू हो जाएगी पी क्यू अपॉन पी आर. अगर यही मैं साइन पी लिखता हूं, अगर अब मैं इसको थीटा नहीं लेकर थीटा इसे लेता हूं तो साइन थीटा की पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपो.
ऑपोजिट कौन है? इस एंगल का ऑपोजिट कौन है? साइड QR, साइड QR। एंड हाइपोटेन्यूज कौन है? साइड PR, PR। हाइपोटेन्यूज आपको यहां भी वही मिलेगा, वहां भी वो मिलेगा। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा। आपका ऑपोजिट और एडजेसेंट चेंज हो सकता है। ऑपोजिट यानी कि एंगल के सामने, और एडजेसेंट यानी कि एंगल के बाजू में। ठीक है, जैसे हम एक बार सॉल्व करते हैं cos थीटा। cos थीटा जब मैं सॉल्व करूंगा तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अगर मैं cos थीटा की जगह लिख दूं cos p, अगर मैं लिख दूं cos p, तो अब मैं p एंगल को कंसीडर कर रहा हूं, p एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब मैं एंगल p को रिप्रेजेंट करूंगा तो एडजेसेंट कौन बन जाएगा? PQ, एक हाइपो है और एक साइड उससे उसके बाजू में दो साइड्स है, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। जब ये वाली साइड देख रहा हो तो ये मुझे ऑलरेडी पता है कि ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट कौन बन गया? साइड PQ, साइड PQ। हाइपोटेन्यूज मुझे पता है क्या है? PR। तो जब मैं cos का वैल्यू निकालूंगा तो cos के वैल्यू में मुझे आंसर मिलेगा PQ अपॉन PR। सिमिलरली अगर मैंने ये थीटा यहां लिया होता और मैं cos R निकाल रहा होता, cos P की जगह अगर मैं cos R निकाल रहा होता तो cos R के लिए एडजेसेंट अपॉन हाइपो होता, तो cos R के लिए एडजेसेंट कौन होता? QR, साइड QR अपॉन साइड PR। लेकिन मैंने अभी एंगल ये लिया था तो मेरे लिए एडजेसेंट कौन था? साइड PQ अपॉन PR। करेक्ट? वीडियो तो आपको ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूलाज और इजीली समझ में आ जाए। फॉर्मूलाज को इजीली समझ में आने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए। हम एक बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब मैंने यहाँ पर ट्राइंगल के तीनों साइड्स की वैल्यूज लिख दी है। साइड PQ इज 4 सेंटीमीटर और 4 यूनिट्स, साइड PR इज 12 एंड साइड QR इज 3। मुझे तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली चीज ले रहा हूं मैं cos R। जब मैं cos R लिखूंगा तो cos R का फॉर्मूला क्या है? cos का फॉर्मूला यहां से कॉपी करूंगा, ये आपको याद रहना चाहिए, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। मैंने जब यहां पर एडजेसेंट अपॉन हाइपो लिखा तो cos R की बात करो तो R एंगल ये है, इसका एडजेसेंट ढूंढना है तो इसका एडजेसेंट कौन है? QR। ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, ये उसका एडजेसेंट है। तो यहां पर आ गया QR अपॉन हाइपो। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। PR विल बी द हाइपोटेन्यूज। PR। अब QR की वैल्यू कितनी दी है? 3। PR की वैल्यू कितनी दी है? 12। इसको क्या हम सॉल्व कर पाएंगे? यस। 3 1 जा 3, 4 जा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो हो गया 1/4। तो मुझे cos R पूछा था तो मैं लिख दूंगा cos R इज इक्वल्स टू 1/4। अगर आपको ये साइड की वैल्यूज नहीं दी होती तो आपका आंसर यहाँ पर खत्म हो जाता। अगर साइड की वैल्यूज दी है तो आप साइड की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे। मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, उसको सॉल्व किया और लास्ट फ्रैक्शन तक लेकर आया। इसके आगे मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा तो मेरा आंसर हो गया cos R का 1/4। लेट्स सॉल्व sin P। sin P, sin का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑपोजिट, मैं P की बात कर रहा हूं तो मेरे लिए अब एंगल कौन हो गया? P, एंगल P हो गया। एंगल P का मुझे क्या चाहिए? ऑपोजिट दैट इज QR अपॉन PR दैट इज 3/12 which is again 1/4। समझ में आ? नाउ लेट अस फाइंड cot R। cot R के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। cot R यहां पर सॉल्व करता हूं नीचे। cot R इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला इज एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो cot R की बात करो तो R का एडजेसेंट कौन है? QR। और R का ऑपोजिट कौन है? PQ। इसके सामने ऑपोजिट हुआ, इसके बाजू में ये नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो ये बचा, ये उसके सामने है तो ये ऑपोजिट हो गया, ये उसके बाजू में है तो ये एडजेसेंट हो गया। एडजेसेंट वर्ड का मतलब क्या है? बाजू में, नेबर है ना। बाजू में कौन है? ये एंगल के QR है तो यहां पर लिख दूंगा QR अपॉन PQ, QR अपॉन PQ।
तो जब मैं ये क्यू आर अपॉन पी क्यू लिखता हूँ तो क्यू आर और पी क्यू के वैल्यूज मुझे दिए हुए यस क्यू आर की वैल्यू कितनी है 3 पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है 4 तो मेरा कॉट आर का वैल्यू हो जाएगा 3 अपॉन 4 करेक्ट। तो इसी तरह से आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कॉस आर फाइंड करना है साइन टी फाइंड करना है तो आप एंगल को ऑब्जर्व करोगे वो एंगल से रिलेटेड जो टर्म्स है 3 ही टर्म्स है आपको इस फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज में सिर्फ 3 टर्म्स है हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट एडजेसेंट। अगर आपको समझ में आ गया कि ऑपोजिट क्या है हाइपोटेन्यूज क्या है एडजेसेंट क्या है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूलाज। कमिंग बैक टू आवर सेकंड लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। हमारा जो सेकंड लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है इसमें आपको एक टेबल दिया गया। ये टेबल आपको बनाना और याद रहना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है इनफैक्ट 9th स्टैंडर्ड में भी आपने जब सेकंड एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व किया था तभी आपको ये सारे एंगल्स की वैल्यूज याद रखनी है। जब भी आप ट्राइंगल बनाते हो और ट्राइंगल बनाने के बाद आप थीटा का वैल्यू कंसीडर करते हो और आपको अगर थीटा का वैल्यू दे दिया है कि वो थीटा 0 डिग्री है ये सब क्या है ये थीटास की वैल्यू है ये सारे थीटास है। अगर थीटा यानी कि एंगल अगर आपको एंगल की वैल्यू दी हुई है तो आपको ये डायरेक्टली उसका आंसर मिल जाएगा। अगर साइन थीटा थीटा की वैल्यू अगर 0 दी है तो उसका आंसर क्या होगा 30 दी है तो उसका आंसर क्या होगा। सिमिलरली आपको cos थीटा tan थीटा कोसेक थीटा cos थीटा cot थीटा ये सारे फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत है। आपको ये सारे वैल्यूज याद करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो याद कब होगा जब आप इस टेबल को प्रैक्टिस करोगे या ये टेबल बना कैसे उस चीज को समझोगे। तो आपको ये टेबल अच्छे से याद करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये सॉल्व कैसे किया वो आपको देखना है ठीक है। सबसे पहले आपको एक फर्स्ट लाइन है ये याद रखनी है। ये आपको अगर याद हो गई तो आप बाकी जो 3 फॉर्मूलाज है या बाकी जो 5 सेट ऑफ फॉर्मूलाज है वो कैसे आए हैं वो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है। तो सबसे पहला 0 साइन 0 का वैल्यू हमेशा होता है 0 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 दैट इज हाफ। उसके बाद साइन 45 का वैल्यू होता है ठीक है। तो पहले लाइन को सिर्फ याद रखना है। अगर पहला लाइन याद हो गया तो आप सेकेंड वाला जो फॉर्मूला का लाइन है ये इजीली याद रख सकते हो 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। अब इसी लाइन को आप इन्वर्ट कर दो उल्टा कर दो यानी कि जो लास्ट में लिखा है वो यहाँ पर पहले आ जाएगा यहाँ पर जो पहले लिखा है वो वहां पर लास्ट में आ जाएगा। तो अगर मैं इसको पूरा उल्टा करके लिखता हूँ यहाँ पर तो सबसे पहले साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 साइन 45 का वैल्यू 1/√2 नेक्स्ट ये हाफ यहाँ पर आ जाएगा और 0 का वैल्यू यहाँ पे 90 के नीचे आ जाएगा करेक्ट। ये इजीली आपको समझ में आ गया। फर्स्ट लाइन याद रखनी थी। अगर आपको फर्स्ट लाइन याद हो गई दैट इज 0 हाफ 1/√2 √3/2 1 तो आप उसको टोटली इनवर्स करोगे तो आपको किसके फॉर्मूलाज की लिस्ट मिल जाएगी cos थीटा। अब हमको किसका निकालना है tan थीटा के सारे वैल्यूज निकालने एंगल्स के सारे वैल्यूज निकालने। हमने ये फॉर्मूला 9th में पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये काफी कॉमन फॉर्मूला है। अगर आपको अगर क्वेश्चन में sin थीटा दिया हुआ है cos थीटा दिया हुआ है और आपको tan थीटा निकालना है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। यानी कि अगर sin थीटा और cos थीटा को मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे किसके वैल्यूज मिल जाएंगे tan थीटा के वैल्यूज मिल जाएंगे। सो सबसे पहले अगर मैं cos tan थीटा की वैल्यू निकालनी है 0 की तो sin थीटा इज 0/1 0/1 का आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 को आप कोई भी नंबर से डिवाइड करो आंसर इन दी एंड आपको 0 ही मिलेगा। 1/2 और √3/2 को जब मैं सॉल्व करूंगा डिवाइड करूंगा 1/2 अपॉन √3/2 तो ये 2 और ये 2 डिनोमिनेटर में कट हो जाएंगे बचा क्या 1/√3 तो यहाँ पर tan 30 का आंसर आ जाएगा 1/√3।
सेकेंड फॉर्मूला आप जब देखोगे tan 45 का वैल्यू, tan थीटा tan 45 का वैल्यू जब आप निकालोगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा निकालोगे तो 1 अपॉन रूट टू अपॉन 1 अपॉन रूट टू 1 अपॉन रूट टू अपॉन 1 अपॉन रूट टू। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सारे वैल्यू सेम है, सब कट हो गया, बचेगा क्या? सिर्फ 1। कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या बचा है? 1 बचा है, तो यहाँ पर आंसर आ गया tan 45 का वैल्यू हमेशा हमें याद रहना चाहिए 1। tan 60 का वैल्यू कैसे मिलेगा? √3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2। ये 2 डिनोमिनेटर और ये 2 डिनोमिनेटर में कट, आंसर बचा √3 अपॉन 1। हम अपॉन 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो आंसर हो जाएगा √3। मैंने कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है? अपॉन 1 है, तो वो अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट आंसर इज 1 डिवाइड बाय 0। 1 डिवाइड बाय 0। क्या आप कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, उसका आंसर नहीं आ सकता। 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसके लिए जो आंसर होगा यहाँ पर वो आंसर होगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी कि इस पर्टिकुलर रेशो का आंसर नहीं हो सकता। 10 90 का आंसर नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड। व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट डिवाइड 1 बाय 0। आप 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। आपको अब अगर नीचे फॉर्मूलाज निकालने हैं, कोसेक, सेक, कॉट, तो कोसेक किसका उल्टा होगा? साइन का उल्टा होगा। तो साइन का वैल्यू इज 0। 0 है यानी कि अपॉन क्या है? 1। जब मैं कोसेक लिखूंगा तो कोसेक क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0। एंड 1 अपॉन 0 का आंसर मुझे नहीं मिल सकता। क्यों? कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो कोसेक का जब मैं वैल्यूज लिखूं, चलो एक बार लिख कर देखते हैं, ठीक है? मैं सारी चीजें इरेज कर रहा हूं, हम यहां पर एक बार सारे वैल्यूज को लिख कर देखते हैं। अगर मुझे यहां पर कोसेक थीटा के वैल्यूज निकालने हैं, कोसेक थीटा, तो 0 का आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। जब मैं उसको उल्टा करूंगा तो वो बन जाएगा 1 अपॉन 0, एंड 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे यहां पर हुआ था। 1 को डिवाइड 0 से नहीं कर सकते, तो आंसर नॉट डिफाइन आया। तो यहां पे जब इसको उल्टा करूंगा तो उसका भी आंसर नॉट डिफाइन, यानी कि कोसेक 0 का आंसर नॉट डिफाइन। कोसेक 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 1। 2 अपॉन 1 इज नथिंग बट 2। यहां पर √2 अपॉन 1। सिमिलरली कोसेक का 60 का आंसर क्या आ जाएगा? 2 अपॉन 2 अपॉन √3, इसका उल्टा। एंड यहां पर आंसर 1 है, तो 90 का आंसर भी 1 होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 अपॉन 1 है। 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो उसको जब मैं उल्टा करूंगा तो 1 अपॉन 1 आंसर क्या बन जाएगा? 1। करेक्ट? अगर मुझे कोसेक के बाद क्या आएगा? सेक। वेरी गुड। सेक थीटा। सेक थीटा का अगर मुझे 0 का वैल्यू निकालना है, तो यहां पर पहले क्या दिया है? 1। 1 का उल्टा करेंगे तो आंसर आएगा √3 अपॉन 2 को जब मैं उल्टा करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 2 अपॉन √3। वेरी गुड। जब मैं सेक का 45 का वैल्यू निकालूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और सेक का 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 एंड सेक का 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। जिसने भी बोला नॉट डिफाइंड, वेरी गुड, क्योंकि ये आंसर 0 है। 0 अपॉन 1, मैं उसको उल्टा करूंगा तो बन जाएगा 1 अपॉन 0, एंड 1 डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, इसके लिए नॉट डिफाइंड। ठीक है? लास्ट में आता है आंसर 10 का। अब हम लिखते हैं 10 के आंसर्स। ऑपोजिट क्या है 10 का? कॉट थीटा। अगर मुझे कॉट थीटा के आंसर्स निकालने तो सबसे पहले 0 दिया है, इसको जब मैं उल्टा करूंगा तो क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड। तो इतना याद रखना है कि आप अगर 0 को उल्टा कर रहे हो तो उसका आंसर नहीं मिल सकता। 1 को उल्टा कर रहे हो तो आंसर 1 आएगा, 0 को उल्टा कर रहे हो तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, और नॉट डिफाइंड को उल्टा कर रहे हो तो आंसर 0। सॉरी, यस 0। करेक्ट? अगर मैं ये यहां से इरेज कर रहा हूं, अगर मैं नॉट डिफाइंड को उल्टा करूंगा, ये क्या था? 1 अपॉन 0। इसके लिए क्या लिखा मैंने? नॉट डिफाइंड। जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 अपॉन 1, एंड 0 अपॉन 1 का आंसर 0 आएगा। तो नॉट डिफाइंड को जब आप उल्टा करोगे तो आंसर 0 आएगा, और 0 को उल्टा करोगे तो आंसर
नॉट डिफाइन आएगा। समझ में आ गया? तो अब हम यहाँ पे साइन cot 30 की वैल्यू निकालते हैं। cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3। cot 45 की वैल्यू क्या रहेगी? 1 cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3 1/√3। क्यों? ये क्या था? √3/1 था। उल्टा करूंगा तो बन जाएगा 1/√3 और लास्ट में नॉट डिफाइन लिखा हुआ है और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। यानी कि मुझे पहले 3 टेबल्स याद रखने हैं। अगर मुझे ये टेबल बनाने आता है और ये टेबल बनाने आ गया तो मैं इजीली नीचे के 3 वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक 3 दैट इज कोसेक सेक कॉट इनके वैल्यूज को आंसर्स निकाल सकता हूँ। इनके आंसर्स निकालने के लिए ये टेबल आना चाहिए और ये टेबल आने के लिए सबसे पहले क्या चीज आनी चाहिए? फर्स्ट लाइन। आपको ये टेबल बनाने आना चाहिए पहले तो, कि पहले 0 से 30 से 45 60 90 इससे स्टार्ट होता है। लेफ्ट साइड में साइन cos 10 साइन का वैल्यूज आपको याद रहना चाहिए। आपको ये लर्न करना है बेसिकली। आपको अगर फर्स्ट लाइन लर्न हो गई तो आप बाकी के सारे आपके कैलकुलेशन के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो और आप इस टेबल को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपको सारे वैल्यूज याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तभी इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कैसे करना है वो हम सीखेंगे। फिलहाल के लिए ये फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए। अगर ये फॉर्मूलाज आपको आते हैं तो आपका जो सेकंड एक्सरसाइज और फर्स्ट एक्सरसाइज है वो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके बाद आता है थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो हम अभी देखेंगे। ओके, सो दिस इज द लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज। इसके बाद कुछ फॉर्मूला जैसा नहीं है बट वो भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो वो हम बाद में समझेंगे। पहले ये फॉर्मूलाज को समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोला जाता है इन फॉर्मूलाज को। जब आपको क्वेश्चन में एक रेशो दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको साइन की वैल्यू दी गई है, आपको साइन की वैल्यू दी है, आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो आप ट्राइंगल में सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। 9th स्टैंडर्ड में हमने 2 मेथड से सॉल्व किया था। अगर आपको साइन की वैल्यू दी है तो कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो हमने पूरा पाइथागोरस थ्योरम मेथड यूज किया और उसको सॉल्व किया। बट आउट हियर you don't have to use Pythagoras theorem at all because you already have the formulas. अगर आपको sin थीटा दिया है तो आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 का फॉर्मूला यूज करके sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके उसको वहां पर लेकर आप किसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट सॉल्व कर सकते हो? किसके वैल्यू फाइंड कर सकते हो? cos की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर आपको कोसेक की वैल्यू दी है तो आप इस फॉर्मूला में कोसेक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप cot की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको tan की वैल्यू दी है तो आप tan की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके sec की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर आपको फॉर एग्जांपल sin की वैल्यू मिल गई, आपको sin की वैल्यू मिल गई 13/14 एग्जांपल, और आपको बोला है कोसेक का वैल्यू निकालो, तो कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14/13। क्यों? कोसेक साइन का उल्टा है। हमने जब फॉर्मूला स्टडी किए तो मैंने आपको बताया कि साइन के सामने कोसेक है, कॉस के सामने सेक है, टेन के सामने कॉट है, राइट? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। याद रखो, कभी भी तुम फॉर्मूलाज याद रख रहे हो तो सामने कौन है वो याद रखो, आपके लिए इजी हो जाएगा। इसकी वैल्यू 13/14 दी है, आपको इसके सामने वाले की वैल्यू निकालनी है जो इसका उल्टा है। अगर ये 13/14 है तो वो 14/13 है, ये 25/24 है तो वो 24/25 है। लेकिन आप ये डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, तो आप जब इसकी वैल्यू ये लिखते हो तो आपको बाजू में सिर्फ एक रीजन लिखना होता है। क्या रीजन है वो? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा। कोई भी चीज अगर किसी की उल्टी होती है, ऑपोजिट होती है, उसके वैल्यूज अगर उसके ऑपोजिट होते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कॉस की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा किसका ऑपोजिट है? सेक का, तो मैं लिखूंगा 1 सेक थीटा। आंसर आपको पता है क्या है? अगर आंसर 3/4 है तो उसका जब सेकंड ऑप्शन आंसर निकालोगे, अगर कॉस का वैल्यू आपको 3/4 दिया है तो आप जब सेक का वैल्यू निकालोगे तो आप 4/3 लिखोगे। सिंपल। तो वो लिखने के बाजू में आपको खाली एक रीजन लिखना है और वो रीजन ये है 1 अगर आप सेक थीटा लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो सेक थीटा दिया हुआ है, आपको सेक थीटा मिल गया, आप कॉस थीटा लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे? सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा,
सेक ऊपर चला गया, इधर आ गया, और कॉस थीटा नीचे चला गया, कॉस थीटा आ गया। तो ऐसे सिर्फ कितने फॉर्मूलाज हैं? तीन, क्योंकि वो तीन में हम 6 फॉर्मूलाज इंक्लूड कर लेंगे। एग्जाम्पल, जब मैं साइन थीटा लिखूंगा तो साइन थीटा के लिए मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी में दूसरा भी फॉर्मूला है, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये ऊपर या ये नीचे आया, तो ये दो फॉर्मूला है, इसको दो फॉर्मूला कंसीडर करो। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपको ये यूज करना है कि कोसेक थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा नीचे आएगा, वो यूज करना है। आप वो क्वेश्चन के बेसिस पे आप यूज करोगे, सिंपल। सेकेंड, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया, सेकेंड फॉर्मूला ये हो गया, बचा कौन? tan थीटा। tan थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इजी। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये तीन फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपको एक बार ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद हो गई तो ये बेसिक्स है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, लेकिन मैंने ये लिखना भूल गया था, तो आपको अब समझने के लिए मैंने बता दिया कि रीजन अगर आपको लिखना है कि साइन थीटा 13 अपॉन 14 है, और आपको अगर कोसेक थीटा लिखना है तो आप डायरेक्टली लिखोगे आंसर, लेकिन बाजू में ब्रैकेट में आप क्या दोगे? रीजन, और वो रीजन ऐसे दोगे। समझ में आ गया? कूल। सो नाउ दिस वाज द वीडियो ओनली फॉर द फॉर्मूलाज। आपको ये वीडियो देखकर जितने भी फॉर्मूलाज मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं वो समझ में आ गए, तो उन फॉर्मूलाज को आपकी बुक में लिखो और उसे याद कर लीजिए, क्योंकि अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर की, उस वीडियोस में हम इन सारे फॉर्मूलाज को यूज करने वाले हैं। So it's better that you remember all the formulas, learn all the formulas, and then go and watch my second video so that you understand the first exercise. Let's begin with our first exercise in the next video.